यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हमारा जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था ऑडिट का, उसका आज लास्ट डे है और ये चैप्टर है ना अपने कंप्लीशन के ऊपर है। और होप सो आपने जो कि पीछे के जो कि है ना जो कि 3 पार्ट इसका रिकॉर्ड किया है आप सारे देख रहे होंगे। और आज इस चैप्टर को हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। और अब तक आपको ये जो रिवीजन सीरीज आपको अच्छी लग रही है और है ना आपको बेनिफिशियल लग रहा है, तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, सभी को बताओ कि फ्री में यूट्यूब पे डिटेल रिवीजन सीरीज चलिए फॉर ऑडिट एंड EIS। सो हमारा जो कल जो चैप्टर था उसमें हमने इंटरनल कंट्रोल क्या किया था, खत्म किया था। आज हमें क्या पढ़ना है, एक तो इंटरनल कंट्रोल और उसका आईटी एनवायरनमेंट का लिंकेज पढ़ना है। ठीक है। और फिर आएगा अपना इंटरनल ऑडिट और उसके बाद आएगा अपना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो किस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो आज के दिन में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं दोस्तों। सो एंजॉय दिस सेशन। ये देखो, हमने सब कुछ पढ़ा है, अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, एक एक लाइन पढ़ी है, अच्छे से समझाया आपको। या तो देखो, आज हमें पढ़ना है इंटरनल कंट्रोल एंड आईटी एनवायरनमेंट। सो मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। या इंटरनल कंट्रोल और आईटी एनवायरनमेंट में कैसे लिंकेज है। तो देखो, बेसिकली क्या होता है कि है ना 3 टाइप के कंट्रोल क्या है कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, यूज करती है। एक तो हो गया मैनुअल कंट्रोल, दूसरा हो गया ऑटोमेटेड कंट्रोल और थर्ड हो गया मैनुअल विद ऑटोमेटेड कंट्रोल। ठीक है। तो अब इन तीनों का क्या है, हमें इंटरनल कंट्रोल के साथ में लिंकेज देखना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट। मतलब जो कि मैनुअल एंड ऑटोमेटेड जो कि कंट्रोल लगाए गए हैं इंटरनल कंट्रोल से जो कि रिलेटेड है, तो वो क्या करते हैं कि ऑडिटर रिस्क असेसमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। एन एंटिटी सिस्टम ऑफ internal control contains manual element and often contains automated element। ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनुअल और ऑटोमेटेड एलिमेंट रेलेवेंट टू द ऑडिटर रिस्क असेसमेंट एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आर एक्सप्लेन हियर एंड। कि मतलब ये क्या है कि यही बोल रहा है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो मतलब वो क्या है कि 3 टाइप के कंट्रोल क्या करता है, यूज करता है। ठीक है। कंट्रोल्स इन मैनुअल एंड आईटी सिस्टम। मैनुअल एंड आईटी सिस्टम में जो कि कंट्रोल है वो किस टाइप से यूज होते हैं। द यूज ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट इन इन इंटरनल कंट्रोल एफर्ट करता है द मैनर इन विच ट्रांजेक्शन आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस एंड रिपोर्टेड। दैट मीन्स मैं इसको क्या बोलता हूँ, IRPR। ठीक है। कि मतलब कि आपने ऑटोमेटेड कंट्रोल लगाए हैं या मैनुअल कंट्रोल लगाए हैं, तो आप उसमें ये चेक करते हो कि ट्रांजैक्शन जो है वो है ना किस प्रोसेस में फ्लो हो रही है। मतलब कि उसमें है ना किस टाइप से है ना उसको इनिशिएट किया जा रहा है, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसको कैसे प्रोसेस किया जा रहा है और उसको कैसे रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है। Controls in a manual system may include such procedure as approvals and review of transaction and reconciliation and follow-up of reconciling items। कि जो कि मैनुअल सिस्टम है उसमें क्या इंक्लूड होता है, प्रोसीजर एज अप्रूवल। कि यार जैसे मैंने आप सभी को बताया था एक एग्जांपल के थ्रू कि जैसे परचेज कोई ट्रांजेक्शन है, उसको अप्रूवल देने के लिए 3 लोग साइन करते हैं, तो वो क्या हो गया, मैनुअल कंट्रोल हो गया। एंड उसको रिकंसाइल, रिव्यू ऑफ ट्रांजेक्शन एंड रिकॉन्सिलेशन एंड फॉलो अप ऑफ रिकॉन्सिलाइंग आइटम्स। Alternatively, an entity may use
कर सकती है ऑटोमेटेड प्रोसीजर टू टू इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस एंड रिपोर्ट ट्रांजैक्शन। मतलब कि ये अब तक वही बता रहा है कि कोई भी जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है वो थ्री टाइप का कंट्रोल यूज करती है, ठीक है। एक तो आ गया ऑटोमेटेड और दूसरा आ गया मैनुअल, और एक अपना थर्ड आता है कि मैनुअल विद ऑटोमेटेड। इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो कि कंट्रोल्स है, कंट्रोल इन आईटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स एंड मैनुअल कंट्रोल्स। फर्दर मैनुअल कंट्रोल्स में भी इंडिपेंडेंट क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं ऑफ आईटी से, में यूज इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस बाय आईटी, और may be limited to monitoring the effective functioning of IT and of automated control and of handling exception use of IT। तो अब आईटी का यूज कैसे किया जाता है? एन एंटिटी मिक्स ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलिमेंट इन इंटरनल कंट्रोल वेरीज करती विद द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटीज यूज ऑफ आईटी। कि जो कि आईटी है, मतलब उसका नेचर क्या है, मतलब जो एंटिटी है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जो है वो है ना कितना यूज करने वाले हो आईटी को, आप है ना किस हद तक यूज करने वाले हो। जैसे कि है ना मतलब जो अब भी है ना पुरानी फर्म है, वो क्या करती है कि जो कि मतलब है ना आज़ादी के टाइम से है 1947 से, तो वो अब भी है ना कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो है ना ज़्यादा मैनुअल कंट्रोल यूज़ करती है, क्योंकि है ना उनको पसंद नहीं होता, और है ना फिर मतलब उनके एम्प्लॉय भी क्या करते हैं, एग्री नहीं करते कि आप मैनुअल कंट्रोल लाओ, ठीक है। जनरली आईटी बेनिफिट एन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल by enabling an entity to consistently apply predefined business rules। मतलब जनरली आईटी बेनिफिट, मतलब ये आईटी के बेनिफिट आ गए अब हमारे पास, कि है ना ये अपने को किस टाइप से बेनिफिट दे दे। अब लेट्स सपोज कि है ना एक बार आप इसको मत पढ़ो और एक बार आप इसको खुद से सोचो कि आईटी के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। लाइक कि मतलब जो कि है ना क्या है कि मतलब कुछ जैसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो गया, ठीक है। और जैसे किसी काम को करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉई या क्या करने पड़ते हैं, यूज़ करने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं, तो उनके स्थान पे एक क्या करता है कि मशीन यूज़ किया जाता है। उसमें एक्यूरेसी की भी संभावना होती है, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये आईटी के बेनिफिट्स होते हैं। तो अब आओ हम इसको बुक से क्या करते हैं, रीड करते हैं। Consistently apply predefined business rules and perform complex calculation in processing large volume of transaction or data। जैसे कि मतलब कुछ टाइम पहले क्या हुआ करता था, आज से 10-15 साल पहले, कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो पेपर पे क्या करती थी, ज़्यादा काम करती थी, तो उनको बहुत टाइम लगता था। और अब क्या है कि जैसे क्या है कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ गए, टेली हो गया, एसएपीज हो गए, और है ना कंपनी अपने खुद के भी आईटी सॉफ्टवेयर बनवाती है। तो इससे क्या होता है कि जो कि अपना रिडक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, तो वो पॉसिबल होता है। इससे एनहेंस द टाइमलाइन ये देखो आ गया, एंड अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। कि है ना जब जो कि मैनेजमेंट है डेटा को एक्सेस करना चाहता है, तो वो डेटा को एक्सेस क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकते हैं। एंड फैसिलिटेट the additional analysis of information and enhance the ability to monitor the performance of the entity activity and its policy and procedure। मतलब ये क्या करता है, एनहेंस करता है द एबिलिटी टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटीज एक्टिविटीज एंड इट्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर, reduce the risk that controls will be circumvented, and enhance the ability to achieve effective segregation of duties by implementing security controls in application database and operating system। ये आगे इसके जो कि बेनिफिट्स है जो हमने अभी पढ़े थे, तो यही इसके बेनिफिट्स। अब क्या इसमें रिस्क क्या है? अब एक बार आप इसको ना पढ़ो तो इसके ये है ना रिस्क क्या क्या हो सकता है कि डेटा लॉस, हैकिंग, और है ना मतलब जो कि एक्सेस है वो क्या है कि है ना किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, और क्या है कि वो भी उसको एक्सेस कर सकता है, और कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं इसके
इसमें रिस्क होते हैं। आओ पढ़ो। Reliance on system or programs that are inaccurately processing data। मतलब कि अगर कोई डेटा आपने है ना मतलब इसमें डाल दिया तो है ना वो उसको क्या कर सकता है कि इनएक्यूरेटली प्रोसेस कर सकता है। और इसका सेकंड क्या है कि डेटा है वो क्या है कि इनएक्यूरेट है और उसको प्रोसेस कर दे। मतलब फर्स्ट तो क्या है कि जो आपका डेटा है वो एक्यूरेट है, बट उसको प्रोसेस क्या क्या कर देता है, कभी कभी इनएक्यूरेट कर देता है। और सेकंड में क्या है कि आपका आपका जो डेटा है वो क्या है कि इनएक्यूरेट है और उसको प्रोसेस क्या करता है वो उसी साइड से कर देता है। पॉइंट बहुत, ये देखो। सेकंड पॉइंट आ गया अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा that may result in destruction of data or improper change to data. The possibility of IT personnel gaining access privileges beyond those necessary to perform their assigned duties, thereby breaking down segregation of duties। मतलब कि जो आईटी के बंदे होते हैं ना, मतलब क्या होता है उनके पास एक्सेस होता है। अब है ना लेट सपोज करो आपको जैसे पता है कि है ना आप कहीं पे ऑफिस में काम करते हो, ठीक है? तो है ना कि वहाँ पे आप काम करने के अलावा कोई और फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? बेसिकली एक कंपनी में यही होता है, क्योंकि सारे क्या होते हैं जो लैपटॉप होते हैं वो है ना इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब क्या है, एक आईटी का बंदा है तो है ना मतलब अगर उससे सेटिंग कर ली जाए, ठीक है? तो फिर क्या होगा? वो बोलेगा कि यार तू है ना ये जो है ना पासवर्ड डाल देना तो तेरा फेसबुक चल जाएगा। या तू गेम खेलना चाहता है तो गेम खेल लेना। तो इस टाइप से अगर आईटी के बंदे से सेटिंग हो जाए, ठीक है, तो है ना फिर इससे क्या है कि वो जो काम क्या है कि नहीं कर सकता तो भी वो कर देता है। एंड अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू डेटा इन मास्टर फाइल्स। मतलब कि मास्टर फाइल्स ऐसी फाइल कि जिस पे सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है? और है ना पूरा सिस्टम जो है वो उसी से फ्लो होता है, तो अगर उसमें चेंज हो जाए तो है ना पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। Unauthorized changes to system or programs, failure to make necessary changes to system or programs, and inappropriate manual intervention, and potential loss of data or inability to access data। ठीक है, ये आ गए इसकी रिस्क। और ये जो रिस्क है ये चैप्टर नंबर 6 में भी दिए हुए हैं। अब आता है अपना पॉइंट नंबर 5, सूटेबिलिटी। मैनुअल एलिमेंट इन इंटरनल कंट्रोल में बी मोर सुटेबल वेयर जजमेंट एंड डिस्क्रिशन आर रिक्वायर्ड। मतलब कि जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल में जजमेंट रिक्वायर्ड है वहाँ पे मैनुअल कंट्रोल सुटेबल होते हैं। फिर आता है रिलायबिलिटी। मैनुअल एलिमेंट इन इंटरनल कंट्रोल में बी लेस रिलायबल देन ऑटोमेटेड एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटेड है वो मतलब क्या है कि प्री डिफाइंड मैनर मतलब जैसे उसको सेट किया जाता है वो उसी टाइप से वर्क करता है, तो उसमें जो एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मतलब जो डेटा प्रोसेस होता है उसकी या ना फिर क्या है कि रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और जो मैनुअल एलिमेंट है उसमें ह्यूमन आता है तो ह्यूमन से तो गलती हो सकती है। दे कैन बी मोर इजीली क्या बाईपास इग्नोर एंड ओवर and they are also more prone to simple errors mistakes। Nature of entities information system, the extent and nature of the risk to internal control vary depending on the nature and the characteristic of entities information system। The entities responds to the risk arising from the use of IT or from use of manual element in internal control by establishing effective controls in the light of the characteristic of entities information system। मतलब कि जो एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो किस टाइप के नेचर का है, ठीक है? और है ना कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो होती है तो उसकी बेसिस पे क्या है उसका मतलब जो कंट्रोल होते हैं वो क्या करेंगे, क्या किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। अब अपना आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। अब क्या है, जैसे कि आप जानते हो कि हम जो कि मटेरियलिटी है वो क्या है किस बेसिस पे निकालते हैं। आपको पता है कि ये जो मटेरियलिटी है ये मतलब क्या होता है कि मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट होता है जो कि ऑडिटर का एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर होता है। और है ना ऑडिटर को क्या है कि कितने इसके रिगार्डिंग नॉलेज है।
और इसमें मटेरियलिटी अपन है ना क्या है कि जो कि डिटरमाइंड है वो कैसे किए जाते हैं, तो इसके लिए हम बेंचमार्क यूज़ करते हैं। दैट मीन्स हम है ना किसी एक चीज़ को बेस बनाते हैं। और जो और जो बेस है वो क्या है कि डिफर हो सकता है कि कोई जैसे पीबीटी को बनाता है और कोई है ना रेवेन्यू को बना ले, कोई है ना इक्विटी को बना ले। अब है ना लेट सपोज करो कि है ना कोई स्टार्टिंग फर्म है, तो क्या वो पीबीटी को बेस बनाएगा? उसका तो वो है ना प्रॉफिट ही नहीं आएगा। तो फिर वो क्या करेगा, इक्विटी को है ना बेस बना सकता है। ठीक है। और है ना इससे हम एक परसेंटेज क्या करते हैं, क्या है ना डिफाइन करते हैं और उस है ना परसेंटेज को फिर हम अप्लाई करते हैं ऑन बेंचमार्क। अब आता है कि मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। तो इसमें देखो क्या है कि है ना अगर आपकी ऑडिट रिस्क क्या है ज़्यादा है, डेट मीन्स अगर आपका रोमम ज़्यादा है, तो आपकी है ना आप बताओ कि आप चेकिंग ज़्यादा करोगे या कम करोगे? आप ज़्यादा करोगे, क्योंकि आपका ऑडिट रिस्क ज़्यादा है। और चेकिंग ज़्यादा करोगे तो आपकी सैंपलिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। और सैंपलिंग ज़्यादा होगी तो आपकी मटेरियलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा चेकिंग करनी है। और लेट सपोज कि आपका ऑडिट रिस्क कम है, तो आप क्या करोगे, या चेकिंग कम करोगे ज़्यादा करोगे? आप चेकिंग को कम करोगे। और चेकिंग कम करने के लिए सैंपलिंग ज़्यादा करोगे, और सैंपल कम उठाने के लिए आप क्या है कि मटेरियलिटी का लेवल जो है वो हाई रखोगे। ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो क्या बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं। The concept of materiality is applied by the auditor both in planning and performing the audit, and in evaluating the effect of identifying misstatement on the audit and of uncorrected misstatement, if any, on the financial statement, and informing the opinion in the auditor report। कि जो मटेरियलिटी है वो आप क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल भी आप निकालते हो, और आप क्या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी निकालते हो। दैट मीन्स ऑन ए अकाउंट लेवल, अजर्शन लेवल। In conducting an audit of financial statement, the overall objective of the auditor are to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement। क्योंकि ये जो जितनी भी प्रोसेस है ये हम क्या है कि इसी के लिए करते हैं कि जो क्या है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, whether due to fraud and error, thereby thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statement are prepared। ठीक है। The auditor obtains reasonable assurance। The auditor obtain करता है reasonable assurance by obtaining sufficient appropriate audit evidence to reduce audit risk to an acceptably low level। मतलब कि जो आपको मतलब जो कि रिस्क है उसको एक्सेप्टेबली लो लेवल तक आपको उसको लाना पड़ता है। ठीक है। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेस करता है इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिस्टेड। ये सारी चीज़ें हम क्या है आगे डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ठीक है। तो ये अपना मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। और हम इसके बाद में क्या करते हैं कि इन सभी चीज़ों को जो रोमम होता है, रिस्क होता है ऑडिट रिस्क, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है। कि है ना जो कि आपका जो आपका मटेरियलिटी लेवल वो कितना है, उसके बाद में आपका रोमम कितना है, उसके बाद में आपका कंट्रोल रिस्क कितना है। तो ये तो इन सभी को आप क्या करते हो, आप इसको डॉक्यूमेंट करते हो। क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं किया मतलब एक ऑडिटर ने कुछ भी नहीं किया। अब आता है अपना इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट ये इसका एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन होता है, सेक्शन 138, कि मतलब ये है ना कौन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। और इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है। और इसमें एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ रुपीज और मोर। इसमें 50 करोड़ और मोर से अगर पेड अप कैपिटल ज़्यादा है द ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उस पे क्या हो जाएगा, इंटरनल ऑडिट फंक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें देखो ये जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं ना वो इसको जो है ना यहाँ तक लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक।
बट आपको इस पे भी कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात करता है पैड ऑफ शेयर कैपिटल पे, एंड टर्नओवर ऑफ द 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसमें भी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात होती है। ठीक है, सबसे पहले 50 करोड़ एंड 200 करोड़। अब आ गया आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग। इसमें इसमें आता है अपना 100 करोड़, और फिर आउटस्टैंडिंग जो डिपॉजिट होता है वो आता है 25 करोड़। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो कि 25, 50, 100, 200। ठीक है, आप इसको इस तरह सीक्वेंस में याद करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे बेटर से याद रहेगा। ये था अपने पब्लिक कंपनी में। अब प्राइवेट कंपनी में है ना, सिर्फ 100 और 200 करोड़ की क्या है अपना, सिर्फ वही बचता है। इसमें 25, 50 हट जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें एक तो टर्नओवर ऑफ 200 करोड़ आ गया, और एक आ गया आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़। ठीक है, इसमें ना तो पेड अप शेयर कैपिटल है और ना ही आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट की बात करते हैं, 25 एंड 50। और मान के चलो कि अगर किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है तो उसको विद इन 6 मंथ में उसको क्या करना पड़ता है, इंटरनल इंटरनल ऑडिट को रखना पड़ता है। ठीक है, ये था अपना इंटरनल ऑडिट का। अब आता है अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि SA 610 है, SA 610। इससे पहले आता है हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए इंटरनल ऑडिटर। अब मान के चलो कि है ना, इंटरनल ऑडिटर स्टेट ऑडिटर से अलग होता है। ठीक है, ये तो है ही है। अब लेट सपोज करो अगर आपके पास क्या ना COP नहीं है, तो क्या आप इंटरनल ऑडिटर बन सकते हो? यस, ऑफ कोर्स बन सकते हो। और कोई मैनेजमेंट है, ठीक है, तो है ना वो भी बन सकता है। मैनेजमेंट की फैमिली है, वो भी बन सकता है। कि मतलब कि यहाँ पे ऐसा बोलना चाहता है, जो इंटरनल ऑडिटर है तो वो कोई भी बन सकता है। बस आपको कॉम्पिटेंसी चेक करनी है और उसकी कैपेबिलिटी चेक करनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो मैनेजमेंट है और उसकी फैमिली में एक आना 10वीं का पढ़ा हुआ बच्चा है, तो क्या वो उसको रख लेगा? नहीं रख सकता, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है। तो हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर? एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है और एक CS भी हो सकता है। ठीक है, अब आता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन यूजिंग ऑफ इंटर। अब देखो इसमें पहले क्या था कि ऐसे 610 में कि आप सिर्फ है ना जो कि इंटरनल ऑडिट में वर्क किया है, मतलब स्टेट ऑडिटर ने, स्टेट ऑडिटर है ऐसे 610 है, तो वो उसकी बात करता है। तो वो है ना वो क्या बोलते हैं कि आप है ना सबसे पहले तो इंटरनल ऑडिटर के है ना फंक्शन को यूज करते थे। अब इसमें चेंज क्या आया? अब इसमें चेंज ये आया कि आप अब है ना उसको भी यूज कर सकते हो, मतलब आप इंटरनल ऑडिटर को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसमें ऐसा है कि आप है ना क्यों यूज कर सकते हो, क्योंकि अब है ना देखो कि जैसे कोई स्टेट ऑडिटर है वो किसी कंपनी में जाता है और है ना फिर वो देखता है वहाँ पे तो इंटरनल ऑडिट है, उसका छोटा भाई है। तो है ना फिर वो सोचेगा कि जब उसने खुद ने क्या है कि कंट्रोल टेस्ट किए हैं, तो है ना फिर मैं क्यों कंट्रोल टेस्ट करूं, क्यों मैं अपना काम बढ़ाऊं, क्यों ना मैं उसी के वर्क को यूज कर लूं। तो इसलिए वो क्या करता है कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करता है। अब वो ऐसे तो यूज करेगा नहीं, तो है सबसे पहले वो इंटरनल ऑडिटर को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, कि है ना मतलब वो जो कि इंटरनल ऑडिटर है तो वो कॉम्पिटेंस है कि नहीं है और कैपेबल है कि नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में उसके वर्क को यूज करने से पहले तो वो क्या करेगा, उसके काम को इवेल्युएट भी करेगा, मतलब कि जो इंटरनल ऑडिटर ने फंक्शन किया है तो वो उसको भी वेरीफाई करेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या है उसके फंक्शन को यूज करता है। और जैसा कि अब क्या है कि न्यू भी आया है कि आप उसको इंटरनल ऑडिटर को भी यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि आपको है ना इसके लिए सबसे पहले जो कि मैनेजमेंट होता है तो उससे क्या क्या करना पड़ता है, एग्रीमेंट करना पड़ता है कि हम जो आपका इंटरनल ऑडिटर है उसको क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। ठीक है,
और इसके लिए वो एक क्या करता है, जो मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टली रेस्पॉन्स सॉरी हाँ, कि इसमें एक है ना जो कि मानव क्या है कि मैनेजमेंट होता है वो प्री कंडीशन आपने जैसा पढ़ा होगा, ठीक है, डायरेक्टर रहना रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। तो वो उसमें उसको भी लिखना पड़ता है कि जो इंटरनल जो ऑडिटर है कि है ना मतलब क्या है कि उससे पहले मैनेजमेंट भी उसको टेस्ट करेगा, तो है ना वो उसमें जो है ना लिखेगा कि जो उसने है ना कंट्रोल लगाए हैं तो है ना वो क्या है सही है और है ना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक जो ऑडिटर है वो एक तो इंटरनल ऑडिटर को भी यूज़ कर सकता है और उसके वर्क को भी क्या कर सकता है यूज़ कर सकता है, बशर्ते इतना है कि है ना वो एक छोटा है तो आप है ना मतलब जैसे स्टेट ऑडिटर है तो वो उसको कोई भी टेक्निकल काम नहीं दे सकता और ना ही वो उसको क्या नहीं कर सकता, जजमेंटल वर्क नहीं दे सकता। एक स्टेट ऑडिटर है वो सिर्फ उसको क्या देता है कि क्लेरिकल काम दे सकता है कि जैसे कि है ना एक पेज पे हाँ भाई 100 लिखा है और दूसरे पेज पे 100 है, बस वो उतना चेक कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो स्टेट ऑडिटर है वो उसको ऐसा बोले कि जा तू क्लाइंट के पेज पे जा और मटेरियलिटी चेक कर, तो फिर वो बोलेगा हाँ ये मटेरियलिटी होती क्या है, हमको तो पता ही नहीं। और है ना मतलब जैसे कोई दूसरा इंटरनल ऑडिटर उसको बोला कि है ना जा जाके प्रोविजन चेक कर, तो फिर वो बोलेगा प्रोविजन, अरे सर प्रोविजन तो सिर्फ बेडर्स के लिए होता है। तो फिर मतलब कि उसको कुछ मतलब ऐसा इतना नॉलेज हो ना हो, तो इसके लिए उससे क्या है कि टेक्निकल या जो जजमेंटल वर्क है वो क्या है ये नहीं करवाया जाता। ठीक है, तो ये अपना पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है। इसको आप क्या है रीड आउट कर सकते हो, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। अब आता है अपना आज का लास्ट टॉपिक, इल्यूस्ट्रेशन नंबर सॉरी ये एग्जांपल आपको ही रीड करना है। अब आज आपका लास्ट टॉपिक है अपना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। मतलब ये मतलब किस पे लगता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। अब देखो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ कि इसकी जाना रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ये एज अ ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो पहले क्या होता था कि मतलब जैसे क्या है कि ऑडिट हो गई, ठीक है, और उसके ऑडिट के बाद में क्या हुआ कि जो कि अपना एमसीए उसको फ्रॉड मिला किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो फिर वो क्या करेगा कि है ना सबसे पहले ऑडिटर के पास में जाएगा कि तूने ओपिनियन दी और देख फ्रॉड है, तो है ना तो फिर वो हमसे बोलेगा कि जा मुर्गा बन जा। तो फिर वो ऑडिटर बोलेगा ड्यू टू इनहेरेंटेशन ऑफ लिमिट, ड्यू टू इनहेरेंटेशन रिस्क, मैंने सिर्फ क्या है ये रीजनेबल एश्योरेंस दी है कि हो सकता है कि मैंने कंट्रोल गलत टेस्ट कर लिए हैं। तो वो तो फिर क्या हो गया कि अपने हाथ खड़े कर लिए कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अब वो एमसीए तो वो मेरा एमसीए क्या गया कि मैनेजमेंट के पास गया, ठीक है, तो उसने भी बोला कि हम तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, हम क्या है कि जो कि कंपनी उससे अलग है, तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि नहीं बनती। अब सोचा हमसे यार किसको पकड़ा जाए कि यार यहाँ पे तो सारे हाथ खड़े कर रहे हैं। तो इसके लिए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लाया गया और उसके ऊपर क्या है कि जो ऑडिटर है उसको क्या करना पड़ता है कि ये ना रिपोर्टिंग करना पड़ता है। अब देखो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का क्या मतलब है कि जो कि मैनेजमेंट होता है, ठीक है, तो जैसा ही मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी ऑडिट स्टार्ट होने से पहले एक कहना प्री कंडीशन होती है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये इसी है ना प्रोविजन की है ना वजह से आया कि एक डायरेक्टर को क्या है कि पहले स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि जो कि उसने इंटरनल कंट्रोल लाना लगाए थे वो एफिशिएंटली वर्क किए हैं और इफेक्टिवली है और कॉन्टिन्यूटी है क्योंकि उसने चेक किया है, ठीक है, टेस्ट किया है। अब क्या है कि इसके ऊपर एक है ना ऑडिटर को क्या करना पड़ता है कि रिपोर्ट करना पड़ता है। और है ना ये जो मतलब ऑडिटर है वो रिपोर्ट करता है
क्यों करते हैं? क्योंकि अब देखो कि एमसी आया और है ना बोला चल तू खड़ा हो, कि है ना पहले उसको मुर्गा बनाया था, तो है ना फिर वो मुर्गा तो मतलब क्या है कि नहीं बना, क्योंकि उसने बोल दिया कि इनहेरिटेशन है। अब वो क्या बोलेगा? क्यों भाई? कि जो फाइनेंशियल जो भी रिपोर्टिंग्स है उससे है ना जो भी रिलेटेड थे कंट्रोल, तो वो है ना उसको तो तुझे भी टेस्ट करने थे, क्योंकि तेरे को क्या मतलब तेरे को क्या फाइंड आउट करना था? कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्यों? क्योंकि तेरे को रोमम चाहिए था, तेरा मटेरियलिटी या ना लेवल चाहिए था, सैम्पलिंग, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट, मतलब कि तुझे तो ऑडिट प्रोसीजर है ना क्या यूज करने थे। तो अब क्या हुआ कि उसने ऑडिट प्रोसीजर यूज नहीं किया, तो अब जो कि एमसीए, तो एमसीए ने बोला कि अब है ना तुझे भी जो मतलब फाइनेंशियल कंट्रोल पे, सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे जो भी मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाए हैं उसके ऊपर तुझे भी क्या देनी पड़ेगी? अपना ओपिनियन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्यों मतलब ताकि तेरे को भी जिम्मेदार ठहराया जा सके। और फिर क्या है कि तू भी ऐसे हाथ खड़े ना कर ले कि भाई कि ये ड्यू टू इनहेरिटेशन ऑफ लिमिट। तो ये जो क्लोज है ये इसलिए लाया गया। आओ अब इसको पढ़ते हैं कि है ना ये कि ये है ना कौन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। Clause E of subsection 5 of section 134 explain the meaning of internal financial control as the policy and procedure adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the company's policy and the safeguarding of its asset, the prevention and detection of fraud and errors. From the above definition, it is clear that internal financial control are the policy and procedure which is adopted by the company. ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है? एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देना पड़ता है। और इसके यूज क्या है ये देखो: सेफगार्डिंग ऑफ असेट, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है। और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्यों आए, तो इसके ऊपर भी है। तो अब ये जो है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इसके ऊपर शायद है क्या यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आओ देख के पढ़ते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑडिटर्स responsibility for reporting on internal financial control over financial reporting in India. Subsection clause 1 of subsection 3 of section 143 of Companies Act requires the auditor report to state whether the company has an adequate internal financial control system in place and the operating इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो फाइनेंशियल कंट्रोल से जो जो फाइनेंशियल है ना रिपोर्टिंग है उससे रिलेटेड जो भी कंट्रोल लगाए गए हैं, तो उसके ऊपर उसको ओपिनियन देना कंपल्सरी है। ठीक है। It may be noted that auditor reporting on internal financial control is a requirement specified in the Act and therefore will apply only in case of a reporting on financial statement prepared under the Act and reported under Section 143। ये आ गया, अपना चैप्टर पूरा खत्म हो गया। ठीक है। और इसमें जो कि बेसिकली क्या होता है कि जो कि ना ऑडिटर है वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे देता है, और इसके ऊपर क्या है स्टैट ऑडिटर रिपोर्ट होती है और उसको कारो देना पड़ता है। और अब इसमें क्या है कि एडिशनल इसके ऊपर भी उसको रिपोर्ट देना पड़ता है कि या ना ये जो कंट्रोल लगाए गए हैं वो कैसे हैं, उसको अपना ओपिनियन देना पड़ता है। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ दोस्तों, और होप सो आपने चैप्टर 4 आपके अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार खुद से रीड आउट कीजिएगा, इसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड माई श्योर आप इसमें बेस्ट ज़रूर करेंगे। और इसकी वेटेज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया 15 to 20 मार्क्स की है, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, एंड चाहे वो केस स्टडी बेस्ड सिनारियो हो एंड एमसीक्यू बेसिस। और इस चैप्टर की जो कि रेलेवेंसी है वो बाकी चैप्टर्स में भी है। और जैसे हम आगे आना रिवीजन करेंगे तो मैं आपको उस टाइम दिखा भी दूंगा।
सो इस चैप्टर को अच्छे से करके जाना दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। एंड आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। और जो कि अपना फैमिली है इसको बढ़ाओ। और इसके मतलब इस वीडियो के नीचे में आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप का क्या है कि लिंक भी दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन करो। सो डेट आपको वहाँ पे जिस चैप्टर को जो चैप्टर हम रीड कर रहे हैं उसके आपको नोट्स भी मिलेंगे। और फिर आ रहा जैसे जैसे हम चैप्टर सीक्वेंस वाइज करते चलेंगे आपको उसके लिए टेस्ट भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप सेल्फ असेस करना कि आपको आपको कैसे आता है। सो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।